Good afternoon, everyone. Today's our topic is semiconductor RAM and ROM organization. So let's start. सबसे पहले हम मेमोरी के बारे में देखते हैं। मेमोरी एक डिवाइस होता है जो डाटा या इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है। मेमोरी दो तरह की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जिसे सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस कर सके, जबकि सेकेंडरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जिसे सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। प्राइमरी मेमोरी को हम सेमीकंडक्टर मेमोरी बोलते हैं क्योंकि ये सेमीकंडक्टर से बनी होती है। सेकेंडरी मेमोरी ये मैग्नेटिक या फिर ऑप्टिकल मेमोरीज होती हैं क्योंकि ये मैग्नेट से बनी होती है। और जो प्राइमरी मेमोरी है इनको हम इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं। सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल या ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं क्योंकि ये एक्सटर्नली लगाई जाती है, अलग से लगाई जाती है। जो प्राइमरी मेमोरी है वो दो तरह की होती है, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी। कैश मेमोरी वो मेमोरी होती है जो सीपीयू के बिल्कुल नज़दीक होती है और इस जिसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है। ये कंप्यूटर की वन ऑफ द फास्टेस्ट मेमोरी है और इसका साइज स्मॉल होता है, लगभग 10 से 12 एमबी तक ही इसका साइज होता है। ये मेन मेमोरी से ज़्यादा कॉस्टलियर होती है और इसमें वो डाटा या इंस्ट्रक्शन स्टोर की जाती है जो यूजर द्वारा बार बार ओपन की गई हो या यूज की गई हो। मेन मेमोरी को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। जो सेकेंडरी मेमोरी हैं इसके एग्जांपल्स हैं सीडी, डीवीडी, एसडीडी, एसएसडी, पेन ड्राइव और फ्लॉपी। जो एसडीडी है और एसएसडी है उनका डिफरेंस देखिए। जो एसडीडी है उसका मतलब हुआ हार्ड डिस्क ड्राइव, जिसको हम सिंपली हार्ड डिस्क भी बोलते हैं, जबकि एसएसडी मतलब सॉलिड स्टेट ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव नाम से ही पता चल रहा है, इसमें एक डिस्क होगी और एक ड्राइवर होगा जो उसको डिस्क को रोटेट करवाएगा। जितना भी डाटा मेमोरी है वो सारी इस डिस्क में फीड होती है और बाय चांस इस डिस्क में क्रैक आ जाए तो सारी मेमोरी डिलीट हो जाएगी, उसको हम वापस रिकवर नहीं कर सकते। इसका ये एक डिसएडवांटेज भी है। और हार्ड डिस्क की स्पीड स्लो होती है। फिर आई सॉलिड स्टेट ड्राइव जिसमें चिप्स लगी होती हैं और ये हार्ड डिस्क से लगभग 5 टाइम फास्टर होती है। फ्लॉपी डिस्क ये पहले ज़माने में यूज़ की जाती थी फ्लॉपी डिस्क, और ये सिंपल टेक्स्ट फाइल को ही स्टोर करने में यूज़ करते थे इसको। ये सीडी रोम और यूएसबी फ्लैश ड्राइव से भी कम डाटा स्टोर करता है। जो लगभग 3.5 इंच की जो फ्लॉपी होती है वो सिर्फ 1 से 1.5 MB तक ही स्टोर कर सकती है। और ये सिंपल और ये मैग्नेटिक डिस्क या फिल्म से बनी होती है और ये 1980s के एंड तक इसका साइज बढ़ा करके 3.5 MB तक कर दिया गया, फिर बाद में इसका यूज बंद हो गया। अब अपना टॉपिक है मेन मेमोरी। मेन मेमोरी यूनिट दैट कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द सीपीयू। ये वो मेमोरी यूनिट है जो सीपीयू से डायरेक्टली कम्युनिकेट करती है एंड इट इज यूज्ड टू स्टोर डाटा एंड प्रोग्राम ड्यूरिंग कंप्यूटर ऑपरेशन। कंप्यूटर ऑपरेशन के दौरान जो डाटा या प्रोग्राम स्टोर किया जाता है वो सब मेन मेमोरी में होता है एंड इट इज मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट, और इसको हम इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं। आप इस फिगर में देख सकते हो जो सीपीयू से कैश मेमोरी और मेन मेमोरी डायरेक्टली इंटरकनेक्टेड है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी नहीं है। जो कैश मेमोरी का साइज छोटा है इसलिए इसका बॉक्स साइज स्मॉल है। उसके बाद मेन मेमोरी आती है, फिर सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी लार्जेस्ट साइज की होती है, मेन मेमोरी से भी और कैश मेमोरी से भी। अगर हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इसका साइज इंक्रीज करेगा और स्पीड डिक्रीज करेगी, एक्सेस टाइम भी इंक्रीज करेगा। अगर राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो एक्सेस टाइम डिक्रीज करेगा और स्पीड इंक्रीज करती है। मेन मेमोरी दो तरह की होती है, रैम और रोम। रैम भी दो तरह का होता है, एस रैम और डी रैम। एस रैम स्टैटिक रैम, डी रैम यानी डायनेमिक रैम। इनको हम आगे डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। जो रोम है वो भी 4 तरह की होती है, पी रोम, ई पी रोम और ई पी रोम एंड फ्लैश मेमोरी। पी रोम यानी प्रोग्रामेबल रोम, ई पी रोम यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, ई पी रोम यानी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, और फिर है फ्लैश ड्राइव। रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको रैंडम एक्सेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये किसी भी मेमोरी को किसी भी लोकेशन से एक्सेस कर सकता है एंड इट इज वोलेटाइल इन नेचर, यानी पावर कट के बाद कंटेंट इरेज हो जाएगा। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड टेम्परेरी मेमोरी।
एंड वी कैन रीड एंड राइट डाटा, मतलब कि हम इसमें रीड और राइट दोनों ऑपरेशन कर सकते हैं। मेमोरी इन विच एनी लोकेशन कैन बी रीच्ड इन शॉर्ट फिक्स्ड टाइम आफ्टर स्पेसिफाइंग इट एड्रेस। इन इजी वर्ड यू कैन सी रैम एज ए वर्किंग बेंच। आप रैम को वर्किंग बेंच की तरह भी लगा सकते हो। वर्किंग बेंच यानी जहाँ पे सारे ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। अगर हमें कोई फाइल पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो सबसे पहले उसे हार्ड ड्राइव से रैम में लाना पड़ेगा, फिर रैम में उसमें ऑपरेशन परफॉर्म करके काम करके अपना वापस उसको हार्ड ड्राइव में सेव कर सकते हैं। जो रैम है उसके दो टाइप्स होते हैं, एस रैम एंड डी रैम। एस रैम यानी स्टैटिक। इसको हम स्टैटिक क्यों बोलेंगे, क्योंकि डाटा चेंज नहीं होगा इसमें जब तक कि पावर ऑन है। ऑफ होने के बाद इसके डाटा की कोई गारंटी नहीं है। डी रैम डायनेमिक। इसको डायनेमिक क्यों बोलेंगे, क्योंकि पावर ऑन होने पर भी इसका डाटा चेंज होता रहता है। ये किस लिए, क्योंकि इसमें कैपेसिटर्स है, इसमें कैपेसिटर्स का यूज किया जाता है और कैपेसिटर की एक प्रॉपर्टी है डिस्चार्जिंग, यानी कुछ समय बाद जो डिस्चार्ज हो जाती है ऑटोमेटिकली। अगर अपनी वैल्यू 1 है तो कैपेसिटर की वजह से वो कुछ समय बाद 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि वो डिस्चार्ज हो जाएगा, तो अपना सारा डाटा गड़बड़ा जाएगा। तो इससे बचने के लिए हमने एक रिफ्रेशिंग सर्किट यूज किया जिसको हम सीमोन्स बैटरी भी बोलते हैं। और जो ये है एस रैम है, ये फ्लिप फ्लॉप से बनी होती है, जबकि डी रैम कैपेसिटर से बनी होती है। जो एस रैम है उसमें लेस मेमोरी सेल पर यूनिट एरिया है, जबकि डी रैम में मोर मेमोरी सेल पर यूनिट एरिया है। ये मेमोरी सेल पर यूनिट एरिया क्या है, आप इस डायग्राम में देख सकते हो। ये येलो कलर के बॉक्स हैं, ये मेमोरी सेल पर यूनिट एरिया है। एस रैम में लेस मेमोरी सेल पर यूनिट एरिया है, जबकि डी रैम में ज्यादा मेमोरी सेल पर यूनिट एरिया है। Access time of SRAM is less, so it is faster than the DRAM. तो SRAM फास्टर कैसे हुई? अब SRAM में देखो, इसमें 8 मेमोरी सेल है, जबकि DRAM में 28 मेमोरी सेल है। तो आप ही बताओ 8 मेमोरी सेल को एक्सेस करना ज़्यादा आसान है या 28 मेमोरी सेल को? ऑब्वियस है कि 8 मेमोरी सेल को एक्सेस करना ज़्यादा आसान होगा, इसलिए SRAM की स्पीड ज़्यादा है एज कम्पेयर टू DRAM। SRAM ज़्यादा कॉस्टलियर होती है एज कम्पेयर टू DRAM, क्योंकि इसमें ट्रांजिस्टर यूज किए जाते हैं। SRAM need less power whereas DRAM need more power. जो SRAM retain content as long as power supply and no refreshing required, जबकि DRAM में रिफ्रेशिंग की जरूरत पड़ती है। जो कैश मेमोरी और रजिस्टर्स होते हैं वो सब SRAM से बने होते हैं, जबकि DRAM वहाँ यूज किया जाता है जहाँ हमें लो कॉस्ट में हाई कैपेसिटी रिक्वायर हो। आप इसको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़्यादा देखेंगे। अब आता है टिपिकल रैम चिप्स। जो रैम चिप्स है वो वेराइटीज ऑफ साइज में अवेलेबल हैं एंड आर यूज्ड एज पर द सिस्टम रिक्वायरमेंट। हमने यहाँ पे 128x8 का एक रैम चिप का एग्जांपल लिया है, जिसका क्या मतलब हुआ कि 128 वर्ड हैं और हर एक वर्ड 8 बिट का है। आप राइट साइड देख सकते हो, ये बोथ साइडेड एरो की एक लाइन है जो 8 बिट डाटा बस स्टोर कर रही है। बोथ साइडेड मतलब बाई डायरेक्शनल है। बाई डायरेक्शनल का क्यों है, क्योंकि रैम राइट भी ऑपरेशन परफॉर्म करता है और रीड भी ऑपरेशन परफॉर्म करता है, इसलिए। ये CS1 क्या है, ये चिप सिलेक्ट्स हैं, और CS2 चिप सिलेक्ट 2, RD रीड और राइट। ये एड्रेस लाइन है। एड्रेस लाइन यहाँ पे 7 बिट की एड्रेस लाइन है। हमने ये 7 बिट कैसे निकाला, चलिए देखते हैं। नंबर ऑफ वर्ड 128 हैं, तो एड्रेस बिट निकालने के लिए हम सिंपली इसको 2 की पावर में तोड़ लेंगे। 128 इज इक्वल टू 2 की पावर 7। जो भी 2 की पावर 7 होगी वही अपनी एड्रेस बिट होगी। तो यहाँ 7 एड्रेस बिट है। जो सिलेक्ट लाइन है, इनका क्या काम होता है? इनका काम होता है कि जब तक ये एनेबल नहीं होंगे तब तक रीड और राइट ऑपरेशन भी एनेबल नहीं होगा। जब तक CS1 की वैल्यू 1 नहीं होती और CS2 की वैल्यू 0 नहीं होती तब तक रीड और राइट ऑपरेशन भी एनेबल नहीं होंगे। CS2 की वैल्यू 0 क्यों? क्योंकि CS2 का कॉम्प्लीमेंट है, तो 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 होगा तब जाके एनेबल होगा। जो 8 बिट डाटा बस है, ये क्या करती है, ये डाटा को ट्रांसफर के लिए अलाउ करती है। CPU टू मेमोरी जब राइट ऑपरेशन होगा और मेमोरी टू CPU जब रीड ऑपरेशन करना होगा।
input specify the memory operation and the two chip select control input are enabling the chips only when the microprocessor is selected। और जो बाई डायरेक्शनल डाटा बस है वो 3 स्टेट बफर से बनी होती है। 3 स्टेट बफर क्या होता है, हम नॉर्मली 2 स्टेट बफर पढ़ते हैं। 2 स्टेट बफर यानी कि जो 0 और 1 वैल्यू है वो 2 स्टेट बफर है। और 3 स्टेट बफर में हम एक हाई इम्पीडेंस पढ़ते हैं। हाई इम्पीडेंस क्या होता है, हाई इम्पीडेंस एक ओपन सर्किट है what which means that output does not carry a signal and has no logic significance। यानी कि आउटपुट कोई भी सिग्नल कैरी नहीं करेगा, ना तो वो 0 होता ना 1 होता। वो हाई इम्पीडेंस का मतलब ये हुआ। जो फंक्शन टेबल है इस 128x8 रैम चिप की वो कुछ इस तरह है। जब तक CS1 और CS2 की वैल्यू 1 0 नहीं होती, 1 और 0 नहीं होती, तब तक रीड और राइट ऑपरेशन भी नहीं एनेबल होंगे। यानी कि पहली में 0 0 है तो नहीं होगा, दूसरी में 0 1 है तो ये भी नहीं होगा, और फिर आता है 1 0। इसमें क्या है, ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें रीड और राइट ऑपरेशन दोनों में से कोई भी एनेबल नहीं है। इसलिए ये सब इनहिबिट है। और ये हाई इम्पीडेंस ना 0 है ना 1 है। अब यहाँ पे 1 0 ये तो एनेबल हो गया, और इसमें अब हमने राइट ऑपरेशन को एनेबल किया, तो फिर राइट ऑपरेशन एनेबल होगा और स्टेट ऑफ डाटा बस होगा इनपुट डाटा टू रोम रैम। एंड 1 0 यहाँ पे अब रीड ऑपरेशन एनेबल हो गया, इसमें आउटपुट होगा। और 1 1 तो ये रीड और राइट ऑपरेशन को एनेबल नहीं होने देगा, इसलिए इनहिबिट और हाई इम्पीडेंस। ये फंक्शन टेबल से हमें ये क्लियर हो गया कि जो दैट द यूनिट इज इन ऑपरेशन ओनली व्हेन CS1 और CS2 इज 0। जब तक CS1 और CS1 1 नहीं होता और CS2 0 नहीं होता तब तक रीड ऑपरेशन नहीं होगा, रीड और राइट ऑपरेशन नहीं होंगे। बार का मतलब मैंने आपको बता दिया क्या है, तो आगे बढ़ते हैं। जो रैम्स है वो दिखने में कुछ इस तरह की होती हैं, ये चिप्स लगी होती हैं और ये मदरबोर्ड में ऐसे इंसर्ट होती है। अब अपना टॉपिक है रोम। रोम यानी रीड ओनली मेमोरी, जो सिर्फ मेमोरी को रीड करेगा, राइट ऑपरेशन नहीं होंगे। ये नॉन वोलेटाइल इन नेचर है, यानी कि पावर कट के बाद भी ये एग्जिस्ट करेगा, ये इसका डाटा डिलीट नहीं होगा पावर कट के बाद भी, इसलिए इसको परमानेंट मेमोरी कहते हैं। ये इनबिल्ट सॉफ्टवेयर्स में यूज किया जाता है। इसको एक बार लिख देने से ये बाद में चेंज नहीं होगा, क्योंकि apart from the ROM portion of main memory is needed for storing an initial program called bootstrap loader. Its primary function is to start the computer software operating when power is turned on। जब भी हम कंप्यूटर या अपने पीसी लैपटॉप को वो ऑन करते हैं तो अपने जो भी वो एनिमेशन दिखती है वो सब रोम में सेव्ड होती है। इस एनिमेशन को ना हम चेंज कर सकते हैं ना ही डिलीट कर सकते, इसलिए यहाँ पे बोला है कि वंस रिटर्न कैन नॉट बी चेंज्ड। ये सब इनबिल्ट होती हैं। रोम 4 पार्ट में डिवाइडेड है, पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम और फ्लैश मेमोरी। पी रोम यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसमें हम इंस्ट्रक्शन सिर्फ एक ही बार स्टोर कर सकते हैं। अगर कोई एरर आ जाता है तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते ना इरेज कर सकते। ज़्यादातर मेमोरी इसमें वेस्ट हो जाती है, ये इसके कुछ डिसएडवांटेज थे, इसलिए इसका एक एडवांस वर्जन आया ईपी रोम। इसमें क्या था, इसमें हम इरेज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज, और इरेज करके हम वापस लिख सकते हैं मल्टीपल टाइम्स। इसमें हम इरेज चेंज तो कर सकते हैं पर ये डिफिकल्ट है। जो अल्ट्रावायलेट रेज की हेल्प से जो भी डाटा इरेज होगा, जो भी प्रोग्राम में, अगर हमें प्रोग्राम में कुछ चेंज करना है तो हम अल्ट्रावायलेट रे की हेल्प से चेंज करेंगे। पर अल्ट्रावायलेट रे पूरे प्रोग्राम को ही इरेज कर देता था। अगर मान लीजिए हमें कोई बाइट लेवल पे कोई प्रोग्राम में चेंज लाना है तो हमें पूरा प्रोग्राम इरेज करके दोबारा लिखना पड़ता था, ये भी एक इसका एक डिसएडवांटेज है। तो इसका एक और एडवांस वर्जन आया है ईपी रोम, यानी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की हेल्प लेते हैं इरेज करने के लिए। ये बिट लेवल पे, ये बाइट लेवल पे इरेज कर सकता है। अब इसमें अगर हमारे प्रोग्राम में कोई भी एरर आता है बाइट लेवल पर, तो हम उसे इजीली चेंज कर सकते हैं, और इंस्ट्रक्शन हम ईपी रोम वाली ही यूज कर सकते हैं, और इसको इरेज करो वापस रीराइट करो, इरेज करो रीराइट करो, इसलिए ये फायदेमंद है। इसका एक और वर्जन आया फ्लैश मेमोरी। नाम से ही पता चल रहा है फ्लैश, फ्लैश यानी बहुत फास्ट। ये बहुत फास्ट मेमोरी होती है, ये स्पेशल टाइप ऑफ ईपी रोम है।
ईपी रोम को हम ई स्क्वायर पी रोम भी बोलते हैं। इसमें इरेज विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक्स कैन बी इरेज सीरियली एंड मॉडिफाइड। इसमें क्या है, अब हम इसमें बिट लेवल पे भी इरेज कर सकते हैं, इसका ये फायदा है। ये पेन ड्राइव, MP3 प्लेयर, कैमरा और SSDs में पाई जाती है। अब हम रोम की रोम चिप्स देखते हैं। इसमें हम 512x8 इस लेवल पे ये इसकी कैपेसिटी है। इसमें अगर हमें बिट एड्रेस बस निकालनी है, एड्रेस बिट निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, 512 को अगर हम 2 की पावर में तोड़ेंगे तो ये निकलेगा अपना 2 की पावर 9। तो एड्रेस बिट आ गया 2 की पावर 9। चिप सिलेक्ट लाइन वही है। रोम में यहाँ पे ना कोई रीड वाली लाइन है, ना ही कोई राइट वाली। क्यों? क्योंकि हमें पता है रोम सिर्फ रीड ऑपरेशन ही परफॉर्म करेगा, इसलिए लिखो चाहे ना लिखो, होना रीड ही है। ROM chip has similar organization as RAM chip. However, a ROM can only read the data. The data bus can only operate in output mode. डाटा बस सिर्फ आउटपुट मोड में हो सकता है। यहाँ पे देखिए बोथ साइड एरो नहीं है, सिर्फ एक साइड एरो है, सिर्फ आउटपुट मोड में ऑपरेट हो सकता है। एड्रेस लाइन 9 बिट की है। इन द रोम चिप्स स्पेसिफाई एनी वन ऑफ 512 बिट स्टोर इन इट। रोम इस तरह की होती हैं और ये मदरबोर्ड में ऐसे फिट होती हैं, छोटे छोटे, काफ़ी छोटे छोटे साइज की होती हैं ये। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू।